एपिसोड शुरू होता है और हमें दोयंग का बचपन दिखाया जाता है। वो स्कूल में था लेकिन लिख नहीं पाता था, इस वजह से उसे बच्चे चिढ़ाते थे कि तुम 7 साल के हो गए हो फिर भी लिख नहीं पाते। और दोयंग का एक ही सवाल था कि मैं जो लिखता हूँ उसमें क्या दिक्कत है। क्लास चल रही थी और सारे बच्चे क्राफ्ट बना रहे थे। दोयंग की नजर तो एक लड़की के हाथ की कैंची पर थी जो कि क्राफ्ट के लिए कुछ कट कर रही थी। अगले ही पल उस लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। देखते उस लड़की की उंगली कट गई थी और कैंची इस वक्त दोयंग के हाथ में थी। और दोयंग कहता है कि इसी ने कहा था मुझे लाइन के बीच में काटना है, तो फिर मैंने काट दिया। नेक्स्ट सीन देखते हैं कि टीचर इस बारे में दोयंग की मॉम को बता रही थी कि इसने बस अपनी क्लासमेट की फिंगर को कट ही कर दिया था। दोयंग की मॉम कहती पिछली बार इसने एक लड़के को इतनी तेज धक्का दिया था कि उसका हाथ टूट गया था, लेकिन अब इसने उस लड़की की उंगली काटने की कोशिश करी। इन सब से मैं बहुत थक गई हूँ। और देखते हैं उसके इतना कहते वो तोता भी बोलने लगता है, थक गई हूँ थक गई हूँ। दोयंग की मॉम टीचर से कहती है कि आपने पेरेंट्स को अच्छे से समझा दिया है। टीचर कहती हाँ मैंने उनको बताया, आप इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि आपकी तबीयत नहीं ठीक थी, और मैंने ट्रीटमेंट के जो पैसे हैं वो भी उनके घर भिजवा दिए हैं। दोयंग की मॉम उन्हें पैसों का एनवेलप देते हुए कहती हैं कि आपने अच्छा काम करा। फिर वो दोयंग से कहती हैं यहाँ खड़े मुझे घूर क्यों रहे हो, मेरे साथ अंदर चलो। फिर वो उसे रूम मिलाती है और कहती इस बार तुमने ऐसा क्यों करा, क्या तुम बोर हो रहे थे या फिर तुम खून को देखने के लिए काफी क्यूरियस हो रहे थे। दोयंग कहता है कि वो मुझ पर हंस रही थी क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। वैसे मॉम क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ। दोयंग की मॉम कहती नहीं, जब तक तुम लेटर नहीं खत्म कर लेते तुम नहीं जा सकते। और देखते हैं कि दोयंग के पैरों में बेड़ी भी बंधी हुई थी कि वो कहीं जा ना पाए। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं दोयंग की मॉम किसी से फोन पर बात कर रही थी। जब वो किंडरगार्टन चला जाता है तब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, एक नया स्टोर खुला है, क्यों ना हम वहाँ शॉपिंग करने चले। और दोयंग बताता है कि मेरी माँ का एक स्टूडियो है जहाँ पर वो स्कल्पचर्स बनाती हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये सब करके उन्हें क्या मजा आता है। ऐसी चीजों को बनाना जो कि जिंदा भी नहीं है, इसके बजाय वो मुझे अच्छे से क्यों नहीं बनाती। फिर वो एक टूल उठाकर उस स्कल्पचर को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं कि दोयंग की मॉम बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी, लेकिन उनको समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ दोयंग ने करा है। वो इस बारे में दोयंग के फादर को बताती हैं और कहती हैं आपको पता है उसने मेरे काम के साथ क्या करा, वो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, एक ही छत के नीचे मैं उसके साथ नहीं रह सकती। दोयंग के फादर कहते हैं तुम फिर से शुरू हो गई, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, उसे सिर्फ तुम्हारी अटेंशन चाहिए है। दोयंग की मॉम कहती है क्या कहा अटेंशन, आपको लगता है कोई 7 साल का बच्चा ऐसी हरकतें करता है। कुछ दिन पहले उसने एक बच्ची की उंगली तक काटने की कोशिश करी और उससे भी पहले उसने किसी बच्चे का हाथ तोड़ दिया था। तभी दोयंग के फादर कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है आखिर दोयंग इस तरह का बर्ताव क्यों करता है। वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसके बावजूद वो पढ़ नहीं पाता, और ये सब कुछ तुम्हारे फादर की जीन्स की वजह से हो रहा है। अगर अब तुम्हें समझ आ गया है तो नखरे दिखाना बंद करो और जाकर उसे अच्छे से सिखाओ, कहीं बाद में ऐसा ना हो जैसे तुम्हारे फादर को डिसलेक्सिया था उसको भी हो जाए। और यही वक्त है कि तुम्हें अपनी माँ की जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए, और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि उसे फिक्स नहीं करा जा सकता तो फिर मैं उसे फेंक दूंगा। और देखते हैं कि अपने मॉम डैड की ये सारी बातें दोयंग छुप कर सुन रहा था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं बहुत ज्यादा पीने के बाद उसकी मॉम सो रही थी। तभी दोयंग अपनी मॉम के सामने आकर खड़ा हो जाता और उसके हाथ में वही टूल था। वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी तोता चिल्लाने लगता है मॉन्स्टर मॉन्स्टर। दोयंग कहता है कि मैं अपनी माँ से गुस्सा हूँ लेकिन उनकी नींद नहीं खराब करना चाहता, इसलिए चुप हो जाओ। लेकिन वो तोता चुप नहीं होता बल्कि बार बार उसे मॉन्स्टर कहे जा रहा था। फिर अगली सुबह देखते हैं दोयंग की मॉम सोकर उठती हैं, उनकी नजर केज पर पड़ती है जिसका दरवाजा खुला था और वहाँ पर तोता नहीं था। अगले ही पल उन्हें तोता मरा मिलता है जिसको दोयंग ने मार दिया था। दोयंग अपनी माँ से कहता है कि मॉम 1 मिनट मेरी बात सुनिए, लेकिन उसकी मॉम कहे जा रही थी मुझे पता था एक दिन तुम अरोरा को भी मार दोगे, तुम बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो, आखिरकार मैंने तुम जैसे मॉन्स्टर को जन्म क्यों दिया। हाँ तुम्हारे फादर सही कह रहे थे, मैं माँ हूँ तो मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तुम मेरी क्रिएशन हो, इसका मतलब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि दोयंग पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी माँ आकर कहती हैं चलो हम दोनों अरोरा को माउंटेन में दफनाने के लिए चलते हैं। और देखते हैं कि इस वक्त दोयंग की मॉम ने अपने हाथ में एक चाकू भी छुपा रखा था। फिर
फिर यहाँ से सीधा प्रेजेंट टाइम देखते हैं, जो वो मेंटल हॉस्पिटल में है। वो अपनी पीठ इतनी ज्यादा खुजाती हैं कि उनके निशान पड़ चुके हैं। तभी उनसे मिलने के लिए कोई आता है और देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि सेजिन थी, जो कहती है कि क्या ये दोयंग की मॉम है। देखते हैं उसके साथ कांग्यून भी आया था और कहता है हाँ ये दोयंग की मॉम है और ये एक राइटर थी। फिर हम 1 महीने पहले देखते हैं कि सेजिन और कांग्यून यहाँ तक कैसे पहुंचे। कांग्यून सेजिन को फोन करके कहता है कि तुम्हारी मॉम दोयंग के घर में काम किया करती थी, इसका मतलब जो दोयंग की मॉम है वो भी तुम्हारी मॉम को जानती होंगी। अगर हमने वहाँ पर जाकर पता करा तो फिर हमें कुछ मिल सकता है। क्या कभी दोयंग ने तुम्हें अपनी मॉम के बारे में नहीं बताया? सेजिन कहती है कि मैंने कई बार उससे पूछा था, लेकिन उसने कहा था उसकी माँ बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। मैं उसकी मॉम से मिलना चाहती थी, लेकिन दोयंग नाराज हो जाता था, इसलिए मैंने पूछना भी बंद कर दिया। कांग्यून कहता है शायद ऐसी बात होगी जो कि वो तुमसे छुपाना चाहता होगा। खैर मैंने खुद पता करने की कोशिश करी और मेरे ग्रैंडपा ने मुझे एक कार्ड दे भी दिया। फिर प्रेजेंट में कांग्यून बताता है कि ये एक बहुत मशहूर नॉवेलिस्ट हुआ करती थी। शादी होने के बाद वो फिर मजे में सिर्फ नॉवल लिखने लगी। सेजिन कहती है लेकिन ये यहाँ तक कैसे पहुंची? कांग्यून कहता है कि मैंने सुना था इन्हें बहुत खतरनाक वाला डिप्रेशन हो गया था। सेजिन कहती है लेकिन तुम्हें इनके बारे में आखिर पता कैसे चला? कांग्यून कहता है कि मेरे ग्रैंडपा एक ओल्ड डिटेक्टिव को जानते थे, मैंने उन्हीं से मदद मांगी। सेजिन कहती क्या कहा डिटेक्टिव? क्या वो ऐसे इंसान है जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं? कांग्यून कहता है फिक्र मत करो, सबसे जरूरी बात मैंने सुना था कि इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। इनके घर में एक हाउसमेट काम किया करती थी और अफवाहें थी कि ये अपने बच्चे को अब्यूज करती थी, और ये तक सुना है कि इन्होंने किसी की जान ली है। लेकिन जाहिर सी बात है कि दोयंग के फादर यानी कि इनके हस्बैंड ने सब कुछ छुपा लिया। सेजिन कहती क्या कहा किसी की जान ली है, लेकिन इन्होंने किसको मारा? फिर हम फिर से पास्ट में चलते हैं जब दोयंग की मॉम दोयंग के साथ माउंटेन आई थी और वो दोयंग से कहती वहाँ पर जाकर गड्ढा करो और हम अरोरा को दफनाएंगे। मॉम पीछे से तुम्हें लाइट दिखाएंगी, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। फिर दोयंग गड्ढा करने लगता है और उसकी मॉम सोच रही थी कि तुम जैसे मॉन्स्टर को पैदा ही नहीं होना चाहिए था, तुम्हारी वजह से सब खराब हो गए। इससे पहले हमारी फैमिली और ज्यादा दलदल में गिरे, मुझे सब खत्म करना होगा। मुझे एक माँ होने के नाते जिम्मेदारी निभानी होगी। और वो दोयंग पर हमला करने जा रही थी, लेकिन तभी दोयंग कहने लगता है अब मेरी बारी है ना मॉम? इस चाकू के जरिए आप फिर से मुझे बनाएंगी, इसमें थोड़ा दर्द होगा लेकिन मैं संभाल लूंगा, इसीलिए मुझे भी दोबारा से बनाइए जैसे कि आप अपने दूसरे स्कल्पचर को बनाती हैं। तभी दोयंग की मॉम कहती हैं कि तुमने पैरेट को क्यों मारा? दोयंग कहता है कि मैं उससे चुप रहने के लिए कह रहा था क्योंकि आप सो रही थी, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। दोयंग की मॉम सोचती ये मत कहना कि तुमने अरोरा को इसलिए मारा क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि मेरी नींद खराब हो। फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती कभी कभी तुम मॉन्स्टर जैसा बर्ताव करते हो और कभी कभी बच्चों जैसा, इसीलिए तुम मुझे पागल कर देते हो क्योंकि अंत में तुम हमेशा मुझे ही विलन बना देते हो। तुमने मेरे लिए ये सब कुछ करा, क्या बकवास है, और इन घिनौनी नजरों से मुझे मत देखो। तुमने कहा तुम्हें परफेक्ट बना दूं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम शुरुआत से टूटे हुए थे। तुम सबसे ज्यादा घटिया वो चीज हो जिसको मैंने बनाया है। वो अपनी मॉम को आवाज लगाने लगता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि मुझसे दूर रहो, तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तुम जिंदा रहो या फिर मर जाओ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम वापस आए तो अगली बार मैं सच में तुम्हें मार दूंगी। और दोयंग सोचने लगता है अंत में क्रिएटर अपनी ही क्रिएशन को छोड़कर भाग गया। फिर अगली सुबह सेजिन की मॉम को देखते हैं जो उसी पहाड़ पर आकर चीज़नट ढूंढ रही थी, और वो कहती हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझसे और भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए, बस का किराया बचाने के लिए, इस तरह से मैं इधर उधर नहीं भटक सकती। वो गुजर कर जा रही थी, तभी उनको वहाँ पर दोयंग बैठा नजर आता है और वो कहती हैं बच्चे तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम खो गए हो? ये बताओ कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? फिर नेक्स्ट सीन में दोयंग के फादर को देखते हैं जो कहते हैं क्या कहा तुमने उसे छोड़ दिया? तुम एक 7 साल के बच्चे को पहाड़ पर छोड़कर आ गई हो, इतने अंधेरे में वो वापस भी नहीं आ पाएगा। तभी दोयंग की मॉम कहती हैं कि शुक्र करो कि मैंने उसे जान से नहीं मारा, तुम यहीं पर फैसला करो कि तुम्हें वो बच्चा चाहिए या फिर मैं। लेकिन तभी डोर बेल बजती है और वहाँ पर पुलिस आई थी। पुलिस कहती है कि ये बच्चा रास्ता भटक गया था जब ये तोते को माउंटेन पर दफनाने के लिए गया था। शुक्र की बात यह है कि हमने इसे जल्दी ही ढूंढ लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। दोयंग के फादर कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम इसे ढूंढने ही वाले थे। ऑफिसर कहते हैं आपको हमें शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं बल्कि इनको शुक्रिया बोलिए। सेजिन की मॉम कहती कोई बात नहीं, मैंने तो वही करा जो कि मुझे करना चाहिए था। लेकिन तभी दोयंग कहता है कि टीचर मैं चाहता
चाहता हूँ आप मुझे पढ़ाए, आप ही ने कहा था ना कि आप ग्रामर की टीचर हैं। फिर वो अपनी मॉम से कहता है इन्होंने मेरी जान बचाई है, क्या आप इनका भुगतान नहीं करेंगी। और दोयंग बताता है कि इसी तरह से मैं अपनी टीचर से मिला था, एक क्रिएटर जिसने कि अपनी ही क्रिएशन को छोड़ दिया था। उसके बाद मैं एक टीचर से मिला जिसके पास सिर्फ बुक भरी हुई थी, लेकिन इसी तरह से वो टीचर मेरी नई क्रिएटर बन गई। फिर हम सीधा प्रेजेंट टाइम में देखते सेजिन को देखने के बाद दोयंग की मॉम उसकी तरफ आने लगती हैं। वो घुटनों पर आकर अपने हाथ जोड़कर कहती है मुझे माफ कर दो टीचर, मैंने गलत करा। सेजिन कहती है कांग्यून तुमने सुना, इन्होंने मुझे टीचर कहकर पुकारा। लेकिन तभी उन लोगों से कहा जाता है आपका मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, आपको वापस जाना होगा। वो वहाँ से जा रहे थे लेकिन उनको कोई देख रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि सेक्रेटरी आहान था। वो लोग बाहर आ जाते और कांग्यून कहता है कि तुम सच में अपनी माँ की तरह दिखती हो, मतलब उन्होंने तुम्हें टीचर समझ लिया और इतने सालों बाद भी तुम्हें पहचान लिया। सेजिन कहती है आखिर दोयंग की माँ ने मेरी माँ के साथ क्या करा था, मतलब वो इतना ज्यादा डर गई थी कि अपने घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांग रही थी। अगर वो अफवाह सच है कि दोयंग की माँ ने किसी को मारा था तो क्या उन्होंने मेरी माँ को मारा था। कांग्यून कहता है ऐसा हो सकता है, लेकिन उन लोगों ने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को इतना ढीला क्यों छोड़ दिया। अभी ऐसा कहना बहुत जल्दी हो जाएगा, सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। सेजिन कहती है इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया कांग्यून, और देखते हैं कांग्यून उसे कंफर्ट करने जा रहा था। तभी सेजिन कहती है हमें चलना चाहिए और कांग्यून एम्बैरेस होकर कहता है कि हाँ सही कह रही हो, हमें चलना चाहिए। लेकिन तभी सेजिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरा मतलब उस डिटेक्टिव के पास जिसने की हमें जानकारी दी थी। कांग्यून फिर से शर्माते हुए कहता है तुम अचानक से मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो। सेजिन कहती है कि इसमें शर्माने की क्या बात है, हम तो पहले ही सब कुछ कर चुके हैं, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं तुम्हारा हाथ छोड़ सकती हूँ। कांग्यून कहता है कि मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा, लेकिन एक मिनट, तुमने कहा कि तुम्हें इस वक्त उस डिटेक्टिव से मिलना है। सेजिन कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि वो भरोसेमंद है, क्या वो इस वक्त बहुत बिजी होंगे। कांग्यून कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन जगह थोड़ी अजीब है। फिर नेक्स्ट सीन में एक पर्सन को देखते हैं जो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर मत आना, मैंने पिछली ही बार तुम्हें सारी जानकारी दे दी थी। कांग्यून कहता है कम ऑन, प्लीज एक बार और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके दे दिए, मतलब यही पता करके दे दिए जो उनके बारे में अफवाहें हैं वो सच हैं या फिर नहीं। वो डिटेक्टिव जो कि इस वक्त भिखारी मोड में थे वो कहते हैं मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है, और बेवकूफ लड़के क्या तुम्हें अभी तक लगता है मैं डिटेक्टिव हूँ, मैं डिटेक्टिव का काम कब का छोड़ चुका हूँ। और सेजिन सोचने लगती है क्या ये वही डिटेक्टिव है जिसने कांग्यून को जानकारी दी थी, मुझे तो लगा था कि ये भिखारी हैं। कांग्यून कहता है झूठ मत बोलिए, आप अभी भी पीठ पीछे सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। डिटेक्टिव कहते हैं कि मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से जाओ। कांग्यून कहता है क्या, अगर ऐसी बात थी तो आपने हमें पहले ही जानकारी क्यों दी थी। डिटेक्टिव कहते हैं मैंने वो उस बूढ़े आदमी का कर्ज उतारने के लिए करा था, मेरे पास 10 जिंदगियां तो नहीं है जो कि मैं एक दे दूं, तो मैंने इसके बदले जानकारी ही दे दी। तभी कांग्यून कहता है कि डिटेक्टिव आप सियो जुंगवान असेंबलीमैन से बदला नहीं लेना चाहते, और ऐसा थोड़ी ना है कि आपने मुझे खुद जेल भेजा था, आप मुझे मासूम साबित करने के लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आपके ऊपर सब ने प्रेशर डाला इसलिए आपने डिटेक्टिव का काम छोड़ दिया। डिटेक्टिव कहते हैं बदला बदला जाए तेल लेने के लिए, इन सब से अब मैं बहुत थक चुका हूँ। कांग्यून कहता आप भी तो जुंगवान असेंबली मैन का करप्शन की सच्चाई बाहर लाना चाहते हैं, इसीलिए आपने वो जानकारी बता दी जो कि 10 साल पुरानी थी। मुझे लगता है सबसे बुरा फेलियर यही होता, आप चाह कर भी जस्टिस नहीं कर पाते, लेकिन एक फेलियर ये भी होगा कि आप सब नजरअंदाज कर कर इस तरह से जीते रहे। एक सच्चे डिटेक्टिव के लिए ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। डिटेक्टिव कहते हैं बच्चे जेल से बाहर आकर तुम्हारी जबान तो काफी तेज हो गई है, कुछ पल के लिए मैं सच में तुम्हारी बातों में आ ही गया था। कांग्यून कहता है कि अब चीजें पहले से काफी ज्यादा अलग हो गई हैं, अब मैं वो हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं रहा जो कुछ कर नहीं सकता, और सबसे जरूरी बात इस वक्त मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, और ये रही मेरी वो पार्टनर जो कि मेरी काफी अच्छी दोस्त है। फिर नेक्स्ट सीन में योंगजी को देखते हैं जिससे पूछताछ चल रही थी, और योंगजी कह रही थी मैंने इसको नहीं मारा, ये मेरी वीडियो बना रही थी इसलिए मैंने इसको बस डांटा था। उसके बाद इसका सर खुद टेबल पर लड़ गया था और ये बेहोश हो गई थी। डिटेक्टिव कहते हैं तो फिर बताओ आखिर इसको किसने मारा। योंगजी कहती है इसको चानी ने मारा है, वो अचानक से आ गया था और उसको मार दिया था, और सच कहूँ तो मैंने उसको रोकने की पूरी कोशिश करी थी, और जाकर आप इस बारे में ताइमिन से भी तो पूछिए, वो भी वहाँ पर मौजूद था। और देखते विंडो के पीछे खड़ा होकर ये सारी बातें चानी भी सुन रहा था। वो दोयंग की बात याद करता अगर सब कुछ बाहर आया तो तुम्हारी ही फैमिली खत्म हो जाएगी। तभी चानी के सर पर कोई मारता है, कोई
और नहीं बल्कि कमिश्नर यानी चानी के फादर थे। वो कहते हैं तुम्हारे इतने दोस्त हैं लेकिन कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। दोयंग तो शुरू से ही लिस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था और सच कहूँ तो तुम लोगों को पढ़ नहीं पाते। देखो तो जरा मेरे बच्चे ने क्या कर दिया, कम से कम थोड़ा तो दोयंग के जैसे बनने की कोशिश करो। तुम जानते हो ना हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इससे पहले तुम्हें इन लोगों का मुंह बंद करवाना पड़ेगा। फिर योंगजी से पूछताछ खत्म हो जाती। वो अपने लॉयर से कहती है कि ताइमिन के बारे में कहा, क्या उसने कुछ कहा? और वो लॉयर कहता है कि वो अभी तक शांत बैठे हुए हैं। योंगजी कहती कहीं ये लोग टीम बनाकर मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? सीरियसली लॉयर, मुझे कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा? मुझे नहाना भी है। लेकिन तभी पुलिस आकर उसे बताती है कि मिस योंगजी अब आप जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते योंगजी कार से जा रही थी और कहती है जरा मेरा चेहरा तो देखो, मेरा मेकअप भी खराब हो गया। और वो सोचने लगती है सेजिन तुम और मैं अलग है, मेरे जैसे लोगों के साथ लॉ हमेशा रहता है और तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं आसानी से मर जाऊंगी? लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है जो कि उसकी कार को जोर से टक्कर मार देता है। योंगजी उड़ते हुए दूर जाकर गिरती और उसके सर से खून निकल रहा था और उस ट्रक से कोई निकल कर आता है। वो योंगजी से आकर कहता है ये क्या, तुम तो अभी तक नहीं मरी योंगजी? और देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि चान ही था।